हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 116 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। मंडे फीवर इज द अदर नेम फॉर ऑप्शन 1 एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन 2 वाइसनोसिस, ऑप्शन 3 सिलिकोसिस, ऑप्शन 4 एंथ्राकोसिस। करेक्ट आंसर होगा मंडे फीवर बाइसिनोसिस का दूसरा नाम है और ये उन वर्कर्स को होता है जो कॉटन मिल्स में कॉटन की फैक्ट्री में काम करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 वाइसिनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। दवा के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को कहते हैं। ऑप्शन ए फार्माकोलॉजी, ऑप्शन बी फार्माकोकाइनेटिक्स, ऑप्शन सी फार्माकोडायनेमिक्स, ऑप्शन डी फार्मास्यूटिक्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दवा देने का कौन सा मार्ग प्रथम गति प्रभाव या फर्स्ट पास इफेक्ट को बताता है? ऑप्शन 1 सबलिंगुअल, ऑप्शन 2 ओरल, ऑप्शन 3 इंट्रावीनस, ऑप्शन 4 इंट्रामस्कुलर। तो फर्स्ट पास पास इफेक्ट की जब बात होती है तो ये होता है ओरल दवा लेने से संबंधित, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिगॉक्सिन नहीं दी जाती है यदि हार्ट रेट हो, तो किस कंडीशन में डिगॉक्सिन नहीं देनी चाहिए? जब हार्ट रेट कम हो, कितनी कम हो या कितनी अधिक हो? ऑप्शन 1 बिलो 50, ऑप्शन 2 बिलो 60, ऑप्शन 3 एबव 70, ऑप्शन 4 एबव 80। तो करेक्ट आंसर होगा डिगॉक्सिन उस समय नहीं देनी चाहिए जब हार्ट रेट 60 से कम हो, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि इस स्थिति में और हार्ट रेट कम हो जाएगी तो पेशेंट को ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए डिगॉक्सिन इस कंडीशन में नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कुछ भाग को शून्य करने वाला निश्चेतक लोकल एनेस्थेटिक जो एक एंटी एरिथमिक एजेंट का कार्य भी करता है। ऑप्शन 1 कोकेन, ऑप्शन 2 लाइडोकेन, ऑप्शन 3 ब्यूपी वकेन, ऑप्शन 4 है रोपीवेकेन। तो एक ऐसा लोकल एनेस्थेटिक है जो कि एक एंटी एरिथमिक की तरह भी कार्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइडोकेन। लोकल एनेस्थेटिक है और एंटी एरिथमिक भी होता है। लाइडोकेन कुछ भाग को शून्य करने वाला निश्चेतक और एंटी एरिथमिक एजेंट की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनहेलेशन द्वारा लिए जाने वाले एनेस्थेटिक से पूर्व सामान्यतः एट्रोपिन का उपयोग किसको कम करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मसल टोन, ऑप्शन बी सीक्रेशंस, ऑप्शन सी नोजिया एंड वोमिटिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। इनहेलेशन द्वारा जब एनेस्थेटिक लिया जाए तो उसके पहले एट्रोपिन का यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ये आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अपना उत्तर सोचिए, आपके पास कुछ सेकंड का समय है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी सीक्रेशंस को कम करने के लिए। एट्रोपिन एक एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या करता है, सीक्रेशन, जो भी सीक्रेशन हो रहे हैं उनको कम करने का काम करता है, जिससे कि ये आसानी से इनहेल किया जा सके। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेनिटोइन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 पेटेंटमल एपिलेप्सी, ऑप्शन 2 ग्रैंड mal एपिलेप्सी,
ऑप्शन 3 मायोक्लोनिक सीजर्स, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो फेनिटोइन होता है इसका प्रयोग होता है ग्रांड मल एपिलेप्सी के लिए, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और ग्रांड मल एपिलेप्सी की ये ड्रग ऑफ चॉइस है फेनिटोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वारफेरिन की अधिक खुराक का एंटीडोट है ऑप्शन 1 प्रोटामिन सल्फेट, ऑप्शन 2 हेपेरिन, ऑप्शन 3 एट्रोमिन सल्फेट, ऑप्शन 4 विटामिन के। देखिए वारफेरिन एक खून को पतला करने वाली दवा होती है जिसको ब्लड थिनर भी कहते हैं, और इसका जो एंटीडोट होता है ये विटामिन के है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डरली पेशेंट्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एनाल्जेसिक प्राथमिक तौर पर दिया जाता है? जो भी वृद्ध पेशेंट होते हैं तो सबसे पहले जो दर्द को कम करने वाली दवा है, नॉर्मली ऐसे लोगों के लिए कौन सी सुइटेबल दवा होती है? एस्पिरिन, मॉर्फिन, डिक्लोफेनिक सोडियम या एम्पीसिलिन? तो करेक्ट आंसर होगा जो भी एल्डरली पेशेंट हैं इनके लिए जो सबसे अच्छी प्राथमिक तौर पर दर्दनाशक दवा होती है, एनाल्जेसिक होती है डाइक्लोफेनिक सोडियम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दवा जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को लंबे समय तक बढ़ा देती है, ऑप्शन 1 डोपामीन, ऑप्शन 2 इफेड्रीन, ऑप्शन 3 एपिनेफ्रीन, ऑप्शन 4 डोब्यूटामीन। तो यहां पर जो दवा होती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को लंबे समय तक बढ़ा देती है, इसको हम लोग कहते हैं इफेड्रीन, और ये इफेड्रा नामक प्लांट से निकलती है। जनरली आप लोगों ने एक बोलचाल की भाषा में इसको जो धतूरा बोलते हैं, इससे ये दवा एक्सट्रैक्ट की जाती है और ये क्या काम करती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को लंबे समय तक बढ़ाने का काम करती है। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी इफेड्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीव्र एनाफाइलेक्टिक प्रतिक्रिया, फास्ट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के दौरान जो दवा दी जाती है वह है ऑप्शन 1 एड्रीनेलिन, ऑप्शन 2 एमिनोफिलिन, ऑप्शन 3 एट्रोपिन, ऑप्शन 4 फ्यूरोसेमाइड। तो यहां पर जो दवा फास्ट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, जब किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी या बहुत तेज सीरियसली क्या रिएक्शन हो जाए, किसी दवा का रिएक्शन हो जाए, किसी इंजेक्शन का रिएक्शन हो जाए या किसी वजह से रिएक्शन हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, एनाफाइलेक्टिक प्रतिक्रिया कहते हैं। अचानक से शरीर पर चकत्ते आ जाना, लाल रेड रैसेस हो जाते हैं, सांस तेज चलने लगती है, धड़कन बढ़ जाती है, और यदि इसका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो इसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इस कंडीशन में जो रिएक्शन के लिए प्रयोग की जाने वाली दवा होती है ये होती है एड्रीनेलिन, जिसका दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रीन। इसलिए यहां पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एड्रीनेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्मोटिक डायूरेटिक नहीं है? फ्यूरोसेमाइड, ग्लिसरॉल, आइसोरवाइड और मैनिटॉल। देखिए डायूरेटिक्स का मतलब होता है ऐसी दवाएं जो कि यूरिन ज्यादा एक्सक्रीट करें तो उनको डायूरेटिक्स कहा जाता है, और इनके कई प्रकार होते हैं। तो इसमें जो फ्यूरोसेमाइड होती है ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक नहीं है, शेष ये सभी दवाएं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होती हैं। तो ये जो दवा होती, अब ये चूंकि ऑस्मोटिक डायूरेटिक नहीं है तो कौन सी है, तो ये आती है लूप डायूरेटिक में, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि किडनी है, किडनी क्या होती है, इस प्रकार से किडनी नेफ्रॉन से बनी होती है, नेफ्रॉन उसकी कोशिकाएं होती हैं जो कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब इन नेफ्रॉन्स में एक पार्ट पाया जाता है लूप ऑफ हेनले।
तो वहां से ये शब्द आया है। तो फ्यूरोसेमाइड एक प्रकार की लूप डायूरेटिक है, ना कि एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डायूरेटिक्स का यूज सुबह किया जाना चाहिए ताकि दवा भोजन की परस्पर क्रिया को रोकने के लिए, नौजिया और उल्टी रोकने के लिए, रात्रि में मूत्र त्याग रोकने के लिए, अवशोषण को उन्नत करने के लिए, टू प्रमोट एब्जॉर्प्शन। तो डायूरेटिक्स हम लोग जानते हैं ऐसी दवाएं होती हैं जिनका प्रयोग करने से यूरिन ज्यादा बनती है। तो इनका प्रयोग सुबह क्यों करते हैं? जिससे कि टू अवॉइड नॉक्चरिया, मतलब रात में मूत्र त्याग बार बार होगा तो व्यक्ति की जो नींद है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी, इसलिए तीसरा ऑप्शन है। इसका ज्यादातर उपयोग क्या करते हैं? सुबह के समय करते हैं। इसका कारण क्या होता है? रात्रि में मूत्र त्याग रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हीमोडायलिसिस प्रक्रिया के दौरान रक्त के थक्के ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? तो किसी में जब हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया होती है तो इस कंडीशन में क्लॉटिंग होती है, तो उसको रोकने के लिए कौन सी दवा प्रयोग करेंगे? ऑप्शन 1 एस्पिरिन, ऑप्शन 2 हिपेरिन, ऑप्शन 3 प्रोटामिन सल्फेट, ऑप्शन 4 कुमाडिन। तो करेक्ट आंसर होगा, इस कंडीशन में जो दवा प्रयोग की जाएगी उसको हिपेरिन बोलेंगे, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ी हुई आत्महत्या की प्रवृत्ति सुसाइडल टेंडेंसी संबंध रखती है? ऑप्शन 1 लो लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन, ऑप्शन 2 हाई लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन, ऑप्शन 3 लो लेवल्स ऑफ डोपामीन एंड ऑप्शन 4 हाई लेवल्स ऑफ डोपामीन। देखिए, जब किसी व्यक्ति में सेरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है तो इससे उसमें क्या हो जाती है? सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। सेरोटोनिन जिसको कि 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन भी कहा जाता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पार्शियल सीजर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है? ऑप्शन 1 कार्बामाजेपिन, ऑप्शन 2 बार्बिचुरेट्स, ऑप्शन 3 डायजेपाम, ऑप्शन 4 लेमोट्रिगिन। तो करेक्ट आंसर होगा, जो पार्शियल सीजर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है ये कौन सी है? ये है ऑप्शन 1 कार्बामाजेपिन, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो कार्बामाजेपिन होता है ये दवा एंटीमैनिक के रूप में भी काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेरेटोजेनेसिटी का संदर्भ है? ऑप्शन 1 टॉक्सिक एक्शन ऑन द लिवर, ऑप्शन 2 टॉक्सिक एक्शन ऑन द फीटस, ऑप्शन 3 टॉक्सिक एक्शन ऑन ब्लड सिस्टम, ऑप्शन 4 टॉक्सिक एक्शन ऑन किडनी। तो आपको बताना है कि टेरेटोजेनेसिटी का संबंध किससे होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गर्भस्थ शिशु पर विषाक्त क्रिया से, टॉक्सिक एक्शन ऑन फीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित दवा में से कौन सी मेडिसिन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है? ऑप्शन 1 पेंटोप्राजोल, ऑप्शन 2 फेमोटिडीन, ऑप्शन 3 रेनिटिडीन, ऑप्शन 4 सुक्राल्फेट। तो इसमें जो दवा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वो कौन सी है? तो ये होती है पेंटोप्राजोल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में मॉर्फिन अवॉइड या कंट्राइंडिकेटेड है? ऑप्शन 1 एंजाइना, ऑप्शन 2 ब्रोंकियल अस्थमा, ऑप्शन 3 पैंक्रिएटाइटिस, ऑप्शन 4 मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो मॉर्फिन एक ऐसी दवा है
जो एनाल्जेसिक के रूप में काम आती है, दर्दनाशक है, लेकिन इसका प्रयोग किस में नहीं करते हैं? अस्थमा में नहीं किया जाता है और इनमें ये दवा प्रतिबंधित होती है। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करती है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का काम करती है। तो इन पेशेंट में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बढ़ेगी ना कि घटेगी। इसलिए ब्रोंकियल अस्थमा में मॉर्फिन नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फैक्टर में से कौन सा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन स्थान को प्रभावित कर सकता है? ऑप्शन 1 मसल टोन, ऑप्शन 2 मसल स्ट्रेंथ, ऑप्शन 3 अमाउंट ऑफ ब्लड फैट एट इंजेक्शन साइट, ऑप्शन 4 ब्लड फ्लो टू द इंजेक्शन साइट। इसमें से जब भी इंट्रामस्कुलर लगाएंगे तो उसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन को सुनिश्चित करता है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही है, ब्लड फ्लो टू द इंजेक्शन साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सप्रेसेस ऑप्शन 1 बैरोरिसेप्टर्स, ऑप्शन 2 पेन रिसेप्टर्स, ऑप्शन 3 इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन 4 न्यूरल ट्रांसमिशन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो यहां पर दिया गया है, इन लेटेंट फेज ऑफ लेबर हाउ मच सर्विक्स इज डायलेटेड। प्रसव के लेटेंट स्टेज में गर्भाशय ग्रीवा कितनी डायलेट होती है? ऑप्शन 1 0 to 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2 4 to 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 7 to 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4 लेस देन 12 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 0 to 3 सेंटीमीटर, क्योंकि पहली फेज की जो स्टेज होती हैं ये होती हैं लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन। तो इसमें 0 से 3 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। The nurse who assists the vaginal delivery observes that after the delivery, umbilical cord lengthens and gush of blood flows from vagina. The uterus becomes like a hard wall. She document these observation as the sign of which condition? योनि प्रसव में सहायता करने वाली नर्स ने देखा कि प्रसव के बाद गर्भनाल लंबी हो जाती है और योनि से रक्त का प्रवाह होता है। गर्भाशय एक सख्त गेंद की तरह हो जाता है। वह इन अवलोकनों को किस स्थिति के संकेत के रूप में दर्ज करती है? ऑप्शन 1 यूट्राइन एटोनी, ऑप्शन 2 प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन 3 हिमाटोमा, ऑप्शन 4 प्लेसेंटल सेपरेशन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें वह इसको डॉक्यूमेंट करेगी प्लेसेंटल सेपरेशन में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल FHR मींस फीटल हार्ट रेट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस? 110 to 160 beats per minute, 160 to 170 beats per minute, more than 160 beats per minute, less than 120 beats per minute। तो जो फीटल हार्ट रेट होती है कॉन्ट्रैक्शंस के समय ये कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, 110 से 160 बीट्स पर मिनट ये होती है फीटल हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्शन के समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज डीवीडी, यूवीडी, वीडीयू, सीसीटीवी। तो कंप्यूटर मॉनिटर आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से होता है और
ये सीपीयू से कनेक्ट रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? तो सीधा सीधा इसको बोला जाता है वीडीयू। वीडीयू मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट, क्योंकि जो भी आप इस पे इसको डेटा देते हैं, निर्देश देते हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है, इसलिए ये क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which of these body systems is involved in the removal of carbon dioxide? कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए इनमें से शरीर की कौन सी प्रणाली कार्य करती है? ऑप्शन 1 रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन 2 डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन 3 यूरिनरी सिस्टम, ऑप्शन 4 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। करेक्ट आंसर होगा, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका काम होता है O2 इसमें अंदर आती है और CO2 बाहर जाती है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग बोन? इनमें से कौन सी लंबी हड्डी नहीं है? ह्यूमरस, स्टर्नम, टीबिया, अल्नर। करेक्ट आंसर होगा, जो स्टर्नम होती है ये कौन सी बोन नहीं होती है? ये लॉन्ग बोन में नहीं आती है, इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टडीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? गुणात्मक अनुसंधान पद्धति के लिए इनमें से कौन सा अध्ययन एक उदाहरण है? तो बात हो रही है क्वालिटी की, तो ऐसा रिसर्च जिसमें क्वालिटी पर फोकस किया जाए तो उसका आपको यहाँ पर एग्जाम्पल एक उदाहरण बताना है। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, कोरिलेशनल डिजाइन, एथनोग्राफी और सर्वे डिजाइन। तो करेक्ट आंसर होगा इथनोग्राफी, इसका सही आंसर है किसका? क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का एक उदाहरण है एथनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट का परिणाम है विच वन इज द रिजल्ट ऑफ आउटपुट गिवन बाय ए कंप्यूटर? डेटा, इंस्ट्रक्शन, एक्सकर्शन और इंफॉर्मेशन। तो ये जो परिणाम होता है ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप जो भी उसको कंप्यूटर को डेटा देते हैं तो डेटा को इंफॉर्मेशन में कौन बदलता है? कंप्यूटर ही बदलता है, तो इसलिए उसका यही आउटपुट का रिजल्ट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4।